एस्पिनाज में भी एज ऑलवेज हिस्ट्री। कायदा और नियम हर चीज में लागू पड़ता है। देश को चलाने के लिए भी नियम होते हैं जिसे कॉन्स्टिट्यूशन का रूप दिया गया है। ऑर्गेनाइजेशन से लेकर देश या फिर इंसान की डे टू डे एक्टिविटी कायदे और नियम को फॉलो ही करना पड़ता है। परंतु एस्पिनाज एक ऐसा गेम है जिसके कोई कायदे नहीं, कोई नियम नहीं। शायद इसी वजह से एस्पिनाज एक्टिविटी मिस्ट्री से भरा पड़ा है। यहाँ दुश्मन सामने खड़ा हो भी सकता है या नहीं भी। असमंजस की बात तो यह है कि इस गेम में कोई दोस्त भी नहीं। एस्पिनाज अगर लगातार सक्सेसफुल रहे तो दुश्मन देश के लिए खतरा बन जाता है, परंतु अगर लगातार अनसक्सेसफुल रहे तो अपने देश के गवर्नमेंट के लिए चिंता का विषय बन जाता है। शायद इसी कारण से इजराइल जैसा छोटा राष्ट्र एस्पिनाज को हद से ज्यादा सीरियस व केंद्र में रखता है। इजराइल जब से बना तब से उसे तोड़ने वालों की कमी नहीं रही। इजराइल तो वह देश है जिसका अस्तित्व ही संघर्ष में रहा। इजराइल जब से बना तब से शायद ही कोई ऐसा दिन हो जहां उन्हें अपने आप को बचाने की लड़ाई लड़नी न पड़ी हो। दुश्मनों से घिरा यह देश वॉर के लिए हमेशा तैयार ही रहा है। लेकिन यह कहना कि इजराइल की छोटी सी फौज दुश्मन राष्ट्र से ज्यादा ताकतवर है, वह अर्ध सत्य ही होगा, क्योंकि फौज को और ज्यादा मजबूत बनाता है इजराइल का इंटेलिजेंस सर्विस, जिसे मोसाद कहा जाता है। 1949 में बना मोसाद पैदा होते ही बड़ा बन गया। बड़ा बनना भी पड़ता, क्योंकि अगर बड़ा व खतरनाक न बनता तो इजराइल राष्ट्र आज वर्ल्ड मैप से अपनी जगह सालों पहले ही खो चुका होता। 1948 से लेकर 1970 तक मोसाद ने कई प्रॉब्लम्स का एक साथ सामना किया था। वॉर से लेकर अपने नागरिकों को बचाना, रिसोर्सेज की कमी से लेकर रिसोर्सेज से फलफुलित करने तक का सफर इजराइल और मोसाद ने कैसे तय किया, यह जानना अपने आप में ही रोचक है। मोसाद कैसे आज वर्ल्ड की रूथलेस एजेंसी है, उसे जानने के लिए उनके कल पर नजर दौड़ाना बहुत जरूरी है। कैसे मोसाद इतना खतरनाक बना कि दुश्मन उनसे थर-थर कांपते। कैसे इम्पॉसिबल को आई एम पॉसिबल मोसाद बनाता रहा। कैसे एस्पिनाज वर्ल्ड को मोसाद और चैलेंजिंग टाक व मिस्ट्री बनाता रहा। जानने के लिए बने रहिए इस वीडियो में। इजराइल ने हमेशा से रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस किया है। थिंग्स वर नेवर गुड फॉर मोसाद, स्पेशली इन इनिशियल ईयर्स। दिसंबर 13, 1949 को मोसाद बना प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गेरोन के रिकमेंडेशन से। अमान इंटेलिजेंस एक आर्मी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है और शीन बेट इंटरनल इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है। डेविड बेन गेरोन एक सेंट्रल बॉडी बनाना चाहते थे जो अमान और शीन बेट दोनों के साथ कोऑर्डिनेट करे, और बस इसी से मोसाद का जन्म हुआ। मोसाद का मेन टास्क था एक्सटर्नल इंटेलिजेंस इकट्ठा करना। सिर्फ इतना ही नहीं, कोर्ट ऑपरेशन और काउंटर टेररिज्म का काम कर देश को एक्सटर्नल थ्रेट से बचाए रखना। मोसाद कहने को इंडिपेंडेंट एजेंसी है, परंतु फाइनल रिपोर्टिंग प्राइम मिनिस्टर को करना यह मोसाद का स्ट्रक्चर था। मोसाद का स्ट्रक्चर बनाने में रिवेन शेलो, जो मोसाद के फर्स्ट डायरेक्टर थे, उनका भी मेजर रोल था। दिसंबर 1949 में बनी मोसाद 1951 यानी लगभग 2 सालों तक उसे ऑपरेट नहीं किया गया। स्ट्रक्चर तो बन गया, परंतु 1951 तक डेविड बेन गेरोन ने मोसाद को ऑपरेशंस के लिए हरी झंडी न दी। 1951 के बाद से हल्के फुल्के इंटेलिजेंस से जहां मोसाद की शुरुआत होनी थी, उसकी जगह अग्रेसिवली शुरुआत की। यह ऐसा था कि मानो मोसाद को बस गुड टू गो का इशारा ही चाहिए था और वे तैयार बैठे ही थे। वॉर टाइप सिचुएशन हमेशा से इजराइल को घेरे हुए था। सन 1948-49 इजराइल अरब युद्ध जीतने के बाद भी इजराइल शांत न था। कांस्टेंट सर्वेलेंस और स्लीपर एजेंट्स अरब कंट्रीज के अलग अलग जगहों में फैले पड़े थे। साल 1954 मोसाद के लिए चुनौती से भरा होने वाला था, वो भी ऐसे बड़ी चुनौती जिसके लिए मोसाद पूरी तरह से तैयार भी न था। हुआ था कुछ यूं कि नवंबर 1954 को मोसाद के पास एक इंफॉर्मेशन इटली से आती है। इजराइल नेवल के कैप्टन अलेक्जेंडर इजराइल रातों रात इजराइल से भाग खड़ा हुआ और इटली जा पहुंचा। इटली में अरब डिप्लोमेट कम्युनिटी के कुछ लोगों के साथ मोसाद के अच्छे रिलेशंस थे। उन्होंने मोसाद को चेतावनी दी थी कि इजराइल नेवल में से कैप्टन रैंक का आदमी अलेक्जेंडर इजराइल मिलिट्री के क्रूशियल व कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन इजिप्ट सीक्रेट सर्विस को सप्लाई कर रहा है। इनपुट्स वो सप्लाई भी कर चुका है $15,000 के अमाउंट पर। इजिप्शियन सीक्रेट सर्विस कायरो में अलेक्जेंडर इजराइल से मीटिंग कर इंफॉर्मेशन पाना चाहती थी, जिसके बदले अलेक्जेंडर को डॉलर से मालामाल करने की तैयारी थी इजिप्ट की।
मोसाद जानता था कि अलेक्जेंडर इजराइल का कायरो पहुंचना यानी मिलिट्री के क्रूशियल इंफॉर्मेशन का डायरेक्ट एक्सेस इजिप्ट को मिलना, इजराइल डिफेंस के इंफॉर्मेशन का पास होना यानी कि इजराइल का डिफेंस पूरी तरह से वीक होना जो आईडीएफ, शीन बेट, अमान, मोसाद, इन शॉर्ट इजराइल अफोर्ड नहीं कर सकती। इजर हरेल उस वक्त मोसाद डायरेक्टर थे। इजर हरेल पूरी तरह से डायरेक्ट एक्शन में मानते थे। उन्होंने तुरंत इटली में अपने नेटवर्क को एक्टिवेट किया और छोटे से छोटे इंफॉर्मेशन अलेक्जेंडर इजराइल के इकट्ठे किए। मोसाद के पास बहुत ही कम समय था अलेक्जेंडर को अपने गिरफ्त में लेने का। इंफॉर्मेशन पाते ही मोसाद की ऑपरेशनल टीम इटली जाने के लिए तैयार हुई। यह मोसाद का फॉरेन लैंड्स पर पहला कोवर्ट ऑपरेशन होने वाला था। मोसाद टीम इटली पहुंचती तो है, परंतु यहां पहुंचते ही पता चलता है कि जिस तारीख को अलेक्जेंडर इजराइल कायरो जाने वाला था, उस डेट को वो कायरो के फ्लाइट पर बैठा ही नहीं। राफी इथेन जो इस ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, उन्होंने पूरी तैयारी कर रखी थी अलेक्जेंडर को एयरपोर्ट के बाहर पकड़ने की। जब राफी इथेन को यह लगने लगा कि यह मिशन फेल रहा, तभी लक ने मोसाद का साथ दिया। अलेक्जेंडर इजराइल वियना में छुपकर बैठा था और यह इंफॉर्मेशन मोसाद के स्लीपर एजेंट्स को मिली। बस राफी इथेन अब कोई भी देरी नहीं करना चाहते थे। तत्कालिक वे वियना पहुंचे। वहां जाकर उन्हें पता चला कि अलेक्जेंडर इजराइल कुछ दिन बाद पेरिस के लिए फ्लाइट पकड़ेगा और वहां से कुछ दिनों बाद कायरो के लिए रवाना होगा। राफी इथेन ने पेरिस में अलेक्जेंडर को पकड़ने का प्लान बनाया थ्रू हनी ट्रैपिंग। जी हां, मोसाद को इंफॉर्मेशन मिली थी कि अलेक्जेंडर इजराइल की कमजोरी खूबसूरत लड़कियां थी। तो बस जैसे ही अलेक्जेंडर इजराइल पेरिस पहुंचता है कि वहां उसकी मुलाकात खूबसूरत महिला से होती है। अपने खूबसूरती से अलेक्जेंडर को रिझा वो लड़की यानी मोसाद एजेंट उसे एक घर ले जाती है जहां राफी इथेन की टीम उसका इंतजार कर रही थी। मोसाद टीम अलेक्जेंडर को बेहोश कर तत्कालिक एयरपोर्ट ले जाती है। अलेक्जेंडर को क्रेट में बंद कर इजरायली एयरफोर्स के डाकोटा कार्गो में ले जाया जाता है। एयरफोर्स का सामान होने के कारण कोई खास चेकिंग होती नहीं है। बस इस तरह अलेक्जेंडर इजराइल को सेफ एग्जिट मिलती है पेरिस से। कार्गो को रिफ्यूल एथेंस में करना था। अलेक्जेंडर कोई हलचल ना करे इसलिए बराबर उसे ड्रग इंजेक्ट करना पड़ता था। बस यही मोसाद से छोटी भूल हो गई। बार बार ड्रग इंजेक्ट करने के कारण पल्स रेट अचानक से बढ़ी और हार्टबीट इरेगुलर होने के कारण अलेक्जेंडर इजराइल की मौत हुई। यह बात अगर अलेक्जेंडर इजराइल के परिवार को पता चलता तो उन्हें कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता। इसलिए मोसाद ने एयरक्राफ्ट से लाश को फेंक दिया गहरे समुद्र में और इसी से अलेक्जेंडर के गायब होने के साथ लाश का राज समुद्र में डूब गया। मोसाद ने तकरीबन 5 दशक तक इस मिशन को गोपनीय रखा और इजराइल मिलिट्री के इंफॉर्मेशन को इजिप्ट के हाथों न जाने से रोककर मिशन को सक्सेसफुल बनाया। पहला मिशन जहां फॉरेन लैंड्स में चुनौती भरा रहा, वहां मोसाद ने इसे सक्सेसफुल बनाकर अपने आप को वेल एस्टैब्लिश करने की शुरुआत की। मोसाद जानता था कि बिना प्रॉपर दूसरे देश इंटेलिजेंस अलाई के उनका एस्पिनाज गेम में टिकना थोड़ा मुश्किल होगा। वैसे एस्पिनाज गेम में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, सभी मौके के खिलाड़ी होते हैं, लेकिन फिर भी मौके का सही खिलाड़ी चुनना मोसाद चाहती थी। मोसाद का लक पावरफुल रहा ही है और वैसा हुआ साल 1956 में। हुआ था कुछ यूं कि विक्टर ग्रेवेस्की नाम का एक जर्नलिस्ट पोलैंड में काम करता था। उसे निकिता क्रुश्चेव की स्पीच मिली। दरअसल उसकी गर्लफ्रेंड लूसिया बर्नोस्की पॉलिश कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल एडवर्ड ओकाब की सेक्रेटरी थी। एक रोज सोवियत कम्युनिस्ट पार्टी के सेक्रेटरी जनरल निकिता क्रुश्चेव की स्पीच लूसिया बर्नोस्की के टेबल पर थी। शायद वह स्पीच को कई कॉन्फिडेंशियल जगह पर शिफ्ट करना था, परंतु विक्टर ग्रेवेस्की की नजर उस फाइल पर पड़ी। विक्टर ग्रेवेस्की ने अपनी गर्लफ्रेंड से रिक्वेस्ट करके स्पीच पढ़ने की कोशिश की, यह सोचकर कि उसकी गर्लफ्रेंड लूसिया उसे स्पीच नहीं देगी, बट टू एवरीवन सरप्राइज उसने विक्टर को फाइल पढ़ने दे दी। सोचिए, जिस फाइल को पाने के लिए CIA मिलियंस खर्च कर रही थी, उसे एक झटके में, वो भी कितने आसानी से विक्टर ने पा लिया। यह स्पीच कंट्रोवर्शियल भी थी कई रीजन से। इस स्पीच से निकिता क्रुश्चेव ने USSR के फादर फिगर जोसेफ स्टालिन बट इन रियलिटी डिक्टेटर के सारे काले चिट्टे मेंशन किए थे। जोसेफ स्टालिन जब तक जीवित थे तब तक समस्त USSR को कंट्रोल करके रखा था। उस समय वे फादर फिगर व सभी के समक्ष ग्रेट लीडर की छवि बनाए रखे थे, परंतु असल में वे हिटलर से कम न थे। धोखे से USSR के सत्ता को हासिल करने से मिलियंस को भूखमरी से मार डालना, अपने ही पार्टी मेंबर्स की हत्या से लेकर अपने ओपोजिशंस को रातों रात गायब करवाना, हर वह काम किया जिसे उनकी सत्ता कायम रहती रही और लोग बर्बाद होते रहे।
डायरेक्टर ग्रेविस्की ने यह सारे इंफॉर्मेशन पढ़कर मोसाद को पास ऑन किया। प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गेरोन और मोसाद डायरेक्टर इजर हरेल ने यह स्पीच पढ़ी। वे जानते थे कि CIA इस स्पीच को पाने के लिए दिन रात एक कर रही है। डेविड बेन गेरोन और इजर हरेल यह भी जानते थे कि अगर यह स्पीच लीक हुई तो USSR समेत कम्युनिस्ट विचारधारा वालों का कम्युनिज्म से विश्वास डगमगा जाएगा। मोसाद यह भी जानती थी कि अगर यह स्पीच वे USA को देती है तो पूरा विश्व समझ जाएगा कि मोसाद क्या क्या कर सकती है। खैर, मोसाद ने USA को स्पीच पास किया। वर्ल्ड के सबसे बड़ी व खतरनाक इंटेलिजेंस एजेंसी CIA पूरी तरह से स्तब्ध थी कि टाइनी मोसाद इतना बड़ा काम कैसे कर सकती है। स्पीच USA ने द न्यूयॉर्क टाइम्स मैगजीन को लीक किया और यह स्पीच फ्रंट पेज पर छपते ही हर जगह सोवियट्स की थू-थू हुई। कुछ हिस्टोरियंस का यह भी मानना था कि सोवियट्स का पोलैंड और हंगेरी में फॉल निकिता क्रुश्चेव के स्पीच के बाद ही हुआ। तो कुछ इस तरह CIA के काम आकर मोसाद ने कोल्ड वॉर में अपना रोल प्ले कर USA और CIA का सम्मान जीता। और तो और एस्पिनाज गेम में मोसाद आगे और कितना खतरनाक होने वाली थी उसका पर्चा भी सबके समक्ष प्रस्तुत किया। इजराइल हमेशा दुश्मनों से घिरा राष्ट्र था और है, यह सभी जानते हैं। अगर उन्हें दुश्मनों से जीतना है तो दुश्मनों से 10 कदम आगे का सोच रखना पड़ता है। मोसाद 1961 में कुछ ऐसा करता है जिसका अंदाजा उनके दुश्मनों को भी न लगा। अपने देश की सुरक्षा का सोच मोसाद का एक ऐसा एजेंट जिसने खुद को हमेशा खतरे में रखा। मोसाद का यह एजेंट चाहता तो अपने बीवी बच्चों के साथ रहकर अपनी पूरी जिंदगी आसानी से जी सकता था, परंतु यह आसान जिंदगी पूरे इजराइल को देना चाहता था अपना सब कुछ खोकर। बात कर रहे हैं एस्पिनाज गेम के द लेजेंडरी स्पाई एली कोहेन की। एली कोहेन मोसाद के हाईली ट्रेन्ड स्पाई थे। अपनी ट्रेनिंग पूरी कर वे सीरिया में अर्जेंटीना के बिजनेसमैन कवर में रहने लगे। अर्जेंटीना में सॉलिड बिजनेस कर अपने देश सीरिया का डेवलपमेंट कर यहीं बसना चाहते हैं, यह बात उन्होंने फैलाई। सक्सेसफुल बिजनेसमैन होने के कारण सब उनसे आकर्षित होते। यहां तक उनकी पर्सनैलिटी भी इतनी सॉलिड थी कि लोग उनके तरफ खींचे चले आते। एली कोहेन सीरिया में महंगी महंगी पार्टीज होस्ट करते जहां बड़े बड़े बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, डिप्लोमेट्स, आर्मी ऑफिसर्स हाजिर रहते। शराब और प्रोस्टिट्यूट के थ्रू पार्टी को और रंगीन व रॉयल बनाते। शराब पीकर नशे की हालत में रहने का नाटक कर इंपॉर्टेंट लोगों से इंफॉर्मेशन निकालकर मोसाद को रिपोर्ट करते। 1961 से 1965 कई आर्मी ऑफिसर से दोस्ती कर उनका विश्वास जीतकर उनसे इंफॉर्मेशन निकालकर सारे डिफेंस इंटेलिजेंस मोसाद और इजरायली आर्मी तक पहुंचाते। उनके सबसे बड़े अचीवमेंट्स में आता है गोलान हाइट्स के इंटेलिजेंस। हुआ था कुछ यूं कि गोलान हाइट्स पहुंचकर उन्होंने सीरियन ऑफिशियल्स और आर्मी ऑफिशियल्स को अपना दुख जताते हुए कहा कि इतने गर्म जगह पर सीरियन आर्मी कैसे काम कर सकती है। इसलिए एली कोहेन ने जगह जगह ट्रीज और शेड्स लगाकर सीरियन आर्मी को मदद करने का ऑफर किया। सीरियन गवर्नमेंट इस ऑफर से प्रभावित हुई और इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी। फिर क्या था, जगह जगह पर शेड्स और ट्रीज लगाए गए और जहां जहां शेड्स और ट्रीज लगाए गए उनके इंटेलिजेंस इजराइल को सौंप दिए एली कोहेन ने। इस इंटेलिजेंस का फायदा मिला इजराइल को 6 डे वॉर में। जहां जहां शेड्स और ट्रीज लगे थे उन्हें टारगेट कर इजरायली आर्मी ने उन जगहों पर अटैक कर मात्र 2 दिनों में गोलान हाइट्स पर कब्जा कर 6 डे वॉर जीतने में मदद की। तो यह कह सकते हैं कि 6 डे वॉर विन में एली कोहेन का अहम कंट्रीब्यूशन था। जहां वे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स मोसाद को दिए जा रहे थे वहां सीरियन इंटेलिजेंस कॉलोनल अहमद सुदानी को एली कोहेन पर शक होने लगा। वो कोहेन पर बिल्कुल ट्रस्ट न करते। कोहेन जब तीसरी बार यानी साल 1965 इजराइल विजिट किया तब वे सीरिया छोड़ इस मिशन को खत्म करना चाहते थे, क्योंकि उन्हें मालूम पड़ चुका था कि वे सीरियन इंटेलिजेंस के रडार में है। लेकिन मोसाद ने एली कोहेन को वन लास्ट टाइम सीरिया विजिट करने को कहा। दूसरी तरफ सीरिया सोवियट्स के साथ उनके इक्विपमेंट्स द्वारा हाई लेवल इंक्वायरी करती है कोहेन पर। बात है जनवरी 24, 1965 की। जब कोहेन अपने घर पर थे तब कॉलोनल अहमद सुदानी कोहेन के घर पर रेड करते हैं। रेड के वक्त वे कोहेन के इजरायली ट्रांसमीटर को डिस्कवर करते हैं और इसी तरह कोहेन पकड़े जाते हैं। इंक्वायरी उन पर बैठाई जाती है और 18 मई 1965 इजराइल एजेंट और सीरिया से धोखे के जुर्म में एली कोहेन को पब्लिकली फांसी पर लटका दिया जाता है। एली कोहेन को पब्लिकली लटकाकर सीरिया यह संदेश देना चाहती थी कि उनसे कोई बच नहीं सकता, परंतु हकीकत यह थी कि 1961 से 1965 तक एली कोहेन ने सीरिया के इंपॉर्टेंट व कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन मोसाद को पहुंचाकर सीरियन इंटेलिजेंस के मुंह पर करारा तमाचा मारा था।
महज 5 सालों में एली कोहेन ने पूरे सीरियन इंटेलिजेंस को खोखला कर दिया। एली कोहेन द्वारा पास्ट इंफॉर्मेशन के बिना पर उनके मृत्यु के 2 साल बाद 6 डे वॉर जीतकर दुनिया को इजराइल ने अपने ताकत का पर्चा दिखाया। सोचिए, यह ताकत था मोसाद का, और धन्य एली कोहेन जैसे देशभक्तों का। शायद आज मोसाद जिस खतरनाक पोजीशन में उसे वहां तक पहुंचाने में एली कोहेन जैसे वीरों का भी हाथ है। जहां मोसाद अपने काम को एक के बाद एक जोरदार तरीके से निपटाया जा रहा था, वही उनका बीता हुआ कल उन्हें नोचे जा रहा था। अडोल्फ हिटलर सत्ता में आते जर्मनी को जैसे जू फ्री करना चाहते थे। जू का कत्ले आम हुआ, उनके लिए जर्मनी लिविंग हेल सा था। उनके लिए जर्मनी एक बुरा सपना बना रहे, उसका पूरा इंतजाम हिटलर और नाजी ऑफिसर कर रहे थे। उन नाजी ऑफिसर्स में से एक अडोल्फ आइकमैन लाखों जूज को प्रताड़ित कर अपने विकृति का प्रदर्शन कर रहा था। कई जू को हिटलर के कंसंट्रेशन कैंप भेजना व मौत के घाट उतारना उसके लिए आम सी बात थी। जर्मनी विश्व युद्ध हारा। कई नाजी ऑफिसर्स या तो मारे गए या भाग खड़े हुए। अडोल्फ आइकमैन भाग खड़ा हुआ और अर्जेंटीना में एक सिंपल लाइफ जी रहा था अंडर फॉल्स आइडेंटिटी। मोसाद को यह इंफॉर्मेशन मिली कि अडोल्फ आइकमैन अर्जेंटीना में है, तो बस मोसाद चीफ इजर हरेल ने यह सोचा कि क्यों ना आइकमैन को इजराइल लाकर इजरायलीज के सामने खड़ा किया जाए। क्यों ना इस बार जू फैसला करे कि जिस आदमी ने उनके भाई बहने परिवार को मारा उसका क्या किया जाए। इजर हरेल तुरंत प्राइम मिनिस्टर बेन गेरोन के पास पहुंचे। उन्होंने बिना देरी किए मिशन को ग्रीन सिग्नल दिया। बेन गेरोन का यह मानना था कि आइकमैन को सजा देकर इजराइल के यूथ को संदेश देना चाहते थे कि उनके दर्द को इजराइल ना भूलेगा, ना दुनिया को भूलने देगा। इजर हरेल ने ताबड़तोड़ टीम बनाई और इस बार भी राफे इथेन टीम में शामिल हुए। मोसाद ने तुरंत पूरी मेहनत और प्रिकॉशन से प्लान बनाया। प्लान के अनुसार 18 मई 1957 को अर्जेंटीना अपना 150th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने वाली है। यह इवेंट कई दिनों तक सेलिब्रेट होने वाला था। अलग अलग देशों के कई इंपॉर्टेंट डेलीगेट्स इस इवेंट में शामिल होने वाले थे। इजराइल से मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन आबा इबान इवेंट में शामिल होने वाले थे और यह इवेंट वे 11 मई को अटेंड करने वाले थे। अब प्लान था कुछ यूं कि आइकमैन को किडनैप करना तो मुश्किल था, पर उससे भी ज्यादा मुश्किल था उसे अर्जेंटीना से निकाल इजराइल पहुंचाना। तो कुछ इस तरह इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाना था कि मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन इजराइल के अल एल प्लेन से अर्जेंटीना पहुंचेंगे, इवेंट में शामिल होंगे और मोसाद की टीम आइकमैन को किडनैप कर देर रात एल अल फ्लाइट से ही इजराइल के लिए रवाना हो जाएगी। प्लान पूरा का पूरा टाइमिंग्स पर बेस्ड था। जरा सा भी चूक और सब कुछ चकनाचूर। मोसाद की टीम अर्जेंटीना के ब्यूनोस एरिस पहुंची और इस फील्ड वर्क में खुद मोसाद चीफ इजर हरेल उतरे। मोसाद ने आइकमैन के हर मूवमेंट को फॉलो किया तो पता चला कि शाम 7:30 बजे आइकमैन एक बस से काम करके लौटता है और यह बस उसके घर के कुछ ही दूरी पर रुकती है। मोसाद की टीम को बस अंधेरे का फायदा उठाना था, परंतु यह पूरा मिशन चुपचाप बिना आवाज के अकम्प्लिश करना था। खैर, काफी ट्रेजेडी संघर्ष के बाद जैसा प्लान था उसी तरह सब कुछ हुआ और आइकमैन को किडनैप मोसाद ने किया, परंतु एक ट्विस्ट उनकी राह देख रहा था। हुआ था कुछ यूं कि जिस रात उन्होंने आइकमैन को किडनैप किया उसके अगले रात एल अल फ्लाइट में बैठ उन्हें इजराइल के लिए निकलना था, परंतु मोसाद टीम को पता चला कि अर्जेंटीना में हद से ज्यादा गेस्ट आ जाने से इजराइल डिप्लोमेट्स का विजिट 18 मई तक पोस्टपोन किया गया। मोसाद के लिए चैलेंज यह था कि इतने दिन आइकमैन को अंडरग्राउंड रखना मुश्किल होगा क्योंकि पुलिस तुरंत एक्टिवेट हो जाएगी और इतने दिन आइकमैन को छुपाए रखना इम्पॉसिबल होगा। परंतु आगे जो हुआ वो कुछ हद तक मोसाद के फेवर में ही हुआ। पुलिस ने आइकमैन की खोज जारी तो रखी, परंतु इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन से पुलिस पूरी तरह से सक्रिय न रह पाई। और फिर वक्त आया 18 मई का। इस रात आइकमैन को ड्रग इंजेक्ट कर एल अल फ्लाइट क्रू के यूनिफॉर्म पहनाकर फ्लाइट में बिठाया गया। फ्लाइट इजराइल डिप्लोमेट होने के कारण कुछ खास चेकिंग न हुई और बस मोसाद अपने सबसे बड़े शत्रु को इजराइल के धरती पर ले आई। आइकमैन का इजराइल में ट्रायल हुआ और दिसंबर 15, 1961 को आइकमैन को मौत की सजा सुनाई गई। सजा सुनाने के बाद 1 जून 1962 को आइकमैन को फांसी पर लटकाया गया। अडोल्फ आइकमैन का ट्रायल लाइव रेडियो पे प्रसारित किया गया। उसकी मौत से जू ने जो दर्द सहा उस पर थोड़ा राहत का काम अडोल्फ आइकमैन की मौत ने किया। मोसाद का मिशन और कुछ नहीं, पर यह सबक था उनके दुश्मनों के लिए कि ज्यू के दुश्मनों के लिए यह दुनिया कितनी छोटी है और उनसे दुश्मनी उनके लिए कितना महंगा सौदा साबित होगा।
अडोल्फ आइकमैन के मौत के बाद जितने भी नाजी ऑफिसर सर्वाइवर थे, उन्हें अब अपने मौत का डर सताने लगा। मोसाद धीरे धीरे एस्पिनाज की दुनिया में खतरनाक पोजीशन पाती जा रही थी। इस बीच साल 1964 जर्मनी से एक अजीब खबर मोसाद को मिलती है। उस खबर अनुसार जर्मनी वर्ल्ड वॉर के छाप छोड़ आगे बढ़ना चाहती थी। इसी का नतीजा था कि जर्मन पार्लियामेंट एक बिल पास करने को थी, जिसमें साफ साफ यह स्टेट किया गया था कि जितने भी नाज़ी क्रिमिनल हैं वे अब नई शुरुआत करें और उन पर से सारे चार्जेस हटा उन्हें नई जिंदगी शुरू करने का मौका देना चाहते हैं। जब इजराइल ने इसके बारे में जाना तो उन्हें यह बिल्कुल ठीक न लगा। यह बिल उन्हें यही एहसास दिलाने लगी कि लाखों यहूदियों की मौत दुनिया के लिए बिल्कुल मायने नहीं रखता। इजराइल और मोसाद को यह लगने लगा कि दुनिया को यह दिखाना जरूरी है कि कुछ चीजें जो दुनिया आसानी से भूल रही है वो इजराइल नहीं भूलेगा। इस बीच मोसाद तैयार हुआ एक और मिशन के लिए, जहां उन्हें फिर खतरे से भरे रास्तों से गुजरना था। हुआ था कुछ यूं कि हर्बर्ट शुकुर्स, जो कि एक नाज़ी ऑफिसर था, वॉर के बाद वो ब्राजील भाग खड़ा हुआ। मोसाद की रिपोर्ट अनुसार वो ब्राजील के साओ पोलो रहता था। बिजनेस में कंटिन्यूअस लॉस के चलते हालात उसकी कंगाल थी। बस इसी बात का फायदा मोसाद उठाना चाहती थी। बात करें कि क्यों मोसाद हर्बर्ट शुकुर्स को उसके अंजाम पहुंचाना चाहती थी, तो उसकी वजह यह थी कि हर्बर्ट शुकुर्स तकरीबन 30,000 जूश के मौत का वजह था। उसने 30,000 जूश को अपने हाथों से मारा था। शुकुर्स ने रिगा में स्थित सिनेगॉग में 300 जूश को बंद कर जिंदा जला डाला। रिगा में ही सैकड़ों के तादाद में इलीगल अरेस्ट करना, अपने रिवॉल्वर से मौत के घाट उतारना, हद तो तब हो गई जब उसने बच्चों को भी अपने विकृति का शिकार बनाया। 1200 जूस को कुलडिगा लेक में डुबोकर मार डाला। नवंबर 1941 में 30,000 जूस को रंगोला फॉरेस्ट में गोलियों से भून डाला। इसीलिए उसे बुचर ऑफ रिगा भी कहा जाता था। इतने सारे कत्लेआम शुकुर्स की विकृति और जू प्रति घृणा को दर्शाते हैं। खैर, बात करें मिशन की, तो एंटन कुंजल नाम का एक एजेंट हर्बर्ट शुकुर्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है। उसने एक बिजनेसमैन का कवर लिया था जो टूर्स एंड ट्रैवल्स के बिजनेस में इन्वॉल्व है। शुकुर्स के पास एक प्लेन था, तो बस शुकुर्स के साथ प्लेन में बैठ शहर के चक्कर काटता है। धीरे धीरे उन्होंने शुकुर्स के साथ बिजनेस टॉक्स शुरू किए। बातों बातों में एंटन कुंजल यह डिस्कवर करता है कि हर्बर्ट शुकुर्स को सच में हद से ज्यादा पैसों की जरूरत थी। कुछ दिनों तक दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। एक दिन शुकुर्स एंटन कुंजल को अपने घर बुलाता है। एंटन शुकुर्स के घर पहुंचता है। शुकुर्स ने एंटन को बताया कि वो एक नाज़ी ऑफिसर था और उसे अपने मेडल्स दिखाए। हर्बर्ट शुकुर्स बहुत ही शार्प, तगड़ा व इंटेलिजेंट आदमी था। बातों बातों में उसने जू कम्युनिटी को बहुत सी गाली दी। एंटन के लिए यह थोड़ा मुश्किल था, परंतु वे नॉर्मल एक्ट करते रहे। शुकुर्स ने इसके बाद मेडल्स दिखाते कहा कि ये मेडल्स वॉर के टाइम उन्होंने अचीव किया है। कुछ देर इस मीटिंग के बाद शुकुर्स को एंटन कुंजल पर शक हुआ। उसे डेफिनेटली यह शक हुआ कि हो ना हो एंटन से उसे खतरा है। उसने तुरंत साओ पोलो पुलिस से अपनी सिक्योरिटी की मांग की, जो उसे मिली भी। एंटन कुंजल को दूसरी तरफ यह हुआ कि शुकुर्स उस पर शक करने लगा है। हर्बर्ट शुकुर्स का भरोसा जीतने के लिए एंटन कुंजल ने अच्छा खासा बिजनेस ऑफर किया। यह कहते हैं कि अगले हफ्ते वे मॉन्टेविडो जाएंगे अपने ट्रैवल्स का बिजनेस एक्सपैंड करने। एंटन ने शुकुर्स का ट्रस्ट जीतने के लिए उसे एडवांस भी पे किया। बस शुकुर्स यहीं फिसल गया। शुकुर्स मॉन्टेविडो जाने को तैयार हुआ। पुलिस ने शुकुर्स को चेतावनी देते कहा कि उसकी प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी सिर्फ साओ पोलो में ही लेंगे, उसके बाहर वे उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। हर्बर्ट शुकुर्स को पैसों के लालच ने ऐसा खींचा कि वो सब चेतावनी छोड़ एंटन के साथ मॉन्टेविडो जाने को निकल पड़ता है। एंटन ने सबसे पहले अलग अलग जगह कुछ ऑफिसेस दिखाए बिजनेस के लिए, ताकि वो शुकुर्स का कॉन्फिडेंस जीत सके। उसके बाद एंटन शुकुर्स को रेस्ट करवाने के लिए एक सेफ हाउस ले जाता है, जहां मोसाद के बाकी के एजेंट्स उसकी राह देख रहे थे। हर्बर्ट शुकुर्स जैसे घर में एंटर होता है, वहां का नजारा देख वो चौंक उठता है। उसने देखा कि 4 से 5 लोग इन गारमेंट्स पहरे उस पर चढ़ जाते हैं। हर्बर्ट सा ताकतवर, उसने अकेले लड़ाई की और मोसाद एजेंट से निपटने लगा। मोसाद एजेंट्स जानते थे कि शुकुर्स को मारना इतना आसान नहीं। सारे मेंबर्स ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी शुकुर्स को मारने में। शुकुर्स चिल्लाकर बोलने लगा कि यह सब गलतफहमी है और उसे छोड़ दिया जाए। झड़प हद बार बेकाबू हो रहा था। शुकुर्स जितना सोचा उससे ज्यादा तगड़ा निकला।
हाथापाई अपने चरम पर थी कि उसमें से एक मोसाद एजेंट ने कसकर हथौड़ा शुकुर्स के सिर पर मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। रिगा के इस बुचर का अंत होता है और साथ ही साथ में अंत होता है एक और नाज़ी का प्यादा और झुके दुश्मन का। इसके बाद मोसाद एजेंट्स उसके लाश को ताबूत में बंद कर वहां से भाग निकले। इसके बाद मोसाद एक फोन करती है जर्मन मीडिया को और यह कहती है कि 30,000 जूश के मास मर्डर नाज़ी ऑफिसर हर्बर्ट शुकुर्स मॉन्टेविडियो में एक घर में ताबूत में बंद है, मौत के आगोश में है और हम वो है जो कुछ नहीं भूलते। मॉन्टेविडियो के उस घर में मीडिया का जमावड़ा होता है और हर्बर्ट शुकुर्स के सड़ रही लाश को मीडिया डिस्कवर करती है। यह मैसेज मोसाद ने वर्ल्ड मीडिया को क्लियर करते इनडायरेक्ट वे में कहा कि जू से दुश्मनी उनके लिए यह दुनिया छोटी कर देती है और दुश्मन चाहे जितना छुपे, छुपन छुपाई के इस खेल में मोसाद को जीतना आता है। वक्त के साथ साथ मोसाद अरब देश के सैन्य ताकतों को भी भाप रहा था। उन दिनों इजिप्ट, सीरिया और इराक जैसे देश अपनी सैन्य ताकतों में इजाफा ला रहे थे। खास करके बात करें इजिप्ट और इराक की तो इन दोनों की वायुसेना काफी उत्तम और आधुनिक एयरक्राफ्ट से लैस थी। वर्ष 1963 इजराइल के एयरफोर्स चीफ जनरल इजर वेजमैन ने उस वक्त के मोसाद चीफ मीर आमिड को एक कोवर्ट ऑपरेशन सौंपा और वो था इराक की धरती से MiG-21 फाइटर जेट को इजराइल लाना। MiG-21 जो सोवियत यूनियन द्वारा निर्मित फाइटर जेट था, उस वक्त के सबसे आधुनिक लड़ाकू विमान में से एक था। MiG-21 फाइटर जेट पूरे यूरोप में किसी भी देश के पास न था। किसी वेस्टर्न कंट्री ने नजदीक से देखा तक नहीं था, इसलिए उसे घोस्ट फाइटर जेट भी कहा जाता था। MiG-21 का निर्माण सन 1955 में हुआ था। पूरी दुनिया ने MiG-21 को पहचाना वियतनाम युद्ध में, जब MiG-21 ने यूएस के 56 फाइटर जेट्स को नष्ट किया, वो भी कम कैजुअलिटी के साथ। इसी से पता चलता है कि इजराइल एयरफोर्स के लिए MiG-21 क्यों जरूरी था। इस मिशन का नाम ऑपरेशन डायमंड रखा गया। इस ऑपरेशन को ग्राउंड लेवल पर एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी मोसाद एजेंट रेवाया वार्दी को मिली। रेवाया वार्दी की मुलाकात एक इराकी पायलट से हुई जिसका नाम योसेफ स्मेशेस था और वो एक जू था। योसेफ ने मोसाद एजेंट के साथ मुलाकात की और इस ऑपरेशन को एग्जीक्यूट करने के लिए एक इराक पायलट का नाम बताया। उस इराकी पायलट का नाम मुनीर रेडफा था, जो क्रिश्चियन था। मुनीर रेडफा MiG-21 का सबसे उत्तम पायलट था। मुनीर रेडफा ने इस ऑपरेशन में अपना सहयोग देने का फैसला किया। कारण था इराक के अल्पसंख्यकों के साथ भेदभाव और काम करने के गलत तरीके। फिर क्या, यहां इराक में मुनीर अपने काम में लग गया और वहां मोसाद एजेंट्स उसके खिलाफ सारे सबूतों को मिटाने का काम किया। फिर आखिर में MiG-21 को इराक से बाहर निकालने का तारीख तय हुआ। 16 अगस्त 1966 मुनीर रेडफा ने इराकी अथॉरिटीज के नाक के नीचे से MiG-21 चुराया और सफलतापूर्वक इजराइल में पहुंचाया। MiG-21 को पाकर इजरायली पायलट्स ने प्लेन की डिटेल स्टडी की और उसी स्टडी की मदद से अपने एयरक्राफ्ट में बदलाव लाना शुरू कर दिया। इस ऑपरेशन की मदद से आगे जाकर इजरायली एयरफोर्स आधुनिक हथियारों से एयरक्राफ्ट को लैस किया और सन 1967 सिक्स डे वॉर में अपना उत्तम योगदान दिया। दुश्मनों के MiG फाइटर जेट्स को आसानी से काउंटर करके इजराइल को युद्ध में विजय दिलाया। ऑपरेशन डायमंड के जरिए मोसाद ने इजराइल को युद्ध के गहरे संकट से बचाया। तो दोस्तों, यह था वीडियो मोसाद के इनिशियल ईयर्स के बारे में। मोसाद किस तरह चुनौती को अपना साथी मान दुश्मन देशों के दांत खट्टे करता रहा। लेकिन यह शुरुआत है, आगे मोसाद को गिरना भी था और उठ के खड़े भी होना था। आपको हमने 1951 से 1970 तक के मिशंस की ब्रीफिंग दी। अगर आप चाहते कि 1970 से वर्ष 2000 तक हम मोसाद के मिशंस की ब्रीफिंग दे तो हमें कमेंट सेक्शन द्वारा जरूर बताइएगा। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में सत्य, साहस और ज्ञान की शोध में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।